नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 11वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज और इन क्लासों के माध्यम से हम उत्तराखंड की परीक्षावाड़ी बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं दोस्तों। और हमारे सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप व वनस्पति के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर एस.सी. खरकवाल हैं उन्होंने ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रों में। डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने जो है दोस्तों, क्या डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने जो है ऊंचाई, ताप व वनस्पति के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो राज्य को 6 जलवायु क्षेत्र में जो है उन्होंने बांटा है। पहला है दोस्तों उपोष्ण जलवायु। कौन सा है दोस्तों? पहला उपोष्ण जलवायु दोस्तों। दूसरा है हमारा दोस्तों गर्म शीतोष्ण। कौन सी दोस्तों? गर्म शीतोष्ण। तीसरा है दोस्तों हमारा शीत शीतोष्ण। कौन सा दोस्तों? शीत शीतोष्ण। चौथा है दोस्तों हमारा एल्पाइन जलवायु। कौन सी दोस्तों? एल्पाइन एल्पाइन जलवायु। पांचवा है दोस्तों हमारा हिमानी जलवायु। और छठा व अंतिम प्रकार है दोस्तों शीत शुष्क जलवायु। क्या दोस्तों? शीत शुष्क। तो दोस्तों, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल के अनुसार जो है ऊंचाई, ताप व वनस्पति के अनुसार राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से कि पहला है उपोष्ण जलवायु, दूसरा है गर्म शीतोष्ण जलवायु, तीसरा है शीत शीतोष्ण जलवायु, चौथा है एल्पाइन जलवायु, पांचवा है हिमानी जलवायु और छठा है शीत शुष्क जलवायु दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जनपद में हिम आच्छादित क्षेत्र का जलवायु का विस्तार नहीं है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसमें हिम आच्छादित क्षेत्र का जलवायु का विस्तार नहीं है। जो हिम आच्छादित क्षेत्र है उसकी जलवायु का विस्तार उत्तराखंड के कौन से जनपद में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वह जनपद है दोस्तों जहां पर हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु का विस्तार नहीं है, क्योंकि जो ये चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों हिम आच्छादित क्षेत्र की जलवायु का विस्तार है। और उच्च हिमालय के दोस्तों 4000 कितने दोस्तों? उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र बर्फर हिम आच्छादित रहते हैं, अतः यहाँ बर्फीली जलवायु जो है पाई जाती है दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है। राज्य के 3 सीमांत जनपदों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के उत्तरी भागों में हिम आच्छादित जलवायु का विस्तार है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उच्च हिमालय कितने मीटर के क्षेत्र बर्फ पर हिम आच्छादित रहते हैं, अतः यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों 4000 मीटर से ऊपर। तो दोस्तों, जो 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र है वहाँ वर्ष भर जो है बर्फ पड़ती रहती है दोस्तों। और राज्य के 3 सीमांत जनपद CPU जो है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित जलवायु का जो है विस्तार रहता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिनमें से उत्तराखंड में पड़ते हैं। अर्थात वैज्ञानिकों ने जो है भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में जो है विभाजित किया है, जिनमें से कितने भूकंपीय क्षेत्र जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4, जोन 4। तो दोस्तों 4 भूकंपीय जोन के क्षेत्र जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनपद भूकंप जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों, वह कौन सा जनपद है जो भूकंप जोन 4 के अंतर्गत जो है दोस्तों नहीं आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद जो है दोस्तों भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों।
बाकी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधम सिंह नगर जो है दोस्तों भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है दोस्तों। भूकंपीय जोन 4 संवेदनशील जोन है। इसके अंतर्गत आने वाले जनपद जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधम सिंह नगर जनपद जो है भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनपद भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों वह कौन सा जनपद है जो भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, टिहरी जनपद। टिहरी जनपद जो है दोस्तों भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत नहीं आता, यह भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आता है दोस्तों। बाकी बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद जो है दोस्तों भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी दे रखी है, जैसा कि भूकंपीय जोन 5 अति संवेदनशील जोन है और इसके अंतर्गत आने वाले जनपद जो है दोस्तों चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में भूकंप आते हैं प्रायः। तो दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो है हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में भूकंप आते हैं प्रायः। किसके कारण आते हैं। तो दोस्तों भ्रंशों की उपस्थिति के कारण, प्लेटों की गतिशीलता के कारण या उपरोक्त दोनों के कारण या इनमें से किसी कारण नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के कारण, यानी कि भ्रंशों की उपस्थिति के कारण और प्लेटों की गतिशीलता के कारण जो है हिमालय राज्य या हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में भूकंप आते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी यानी कि सिस्मेसिक स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं। निम्न में से किस स्थान पर जो है भूकंप मापी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। तो दोस्तों राज्य में जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है 3 भूकंप मापी स्टेशन जो है राज्य में स्थापित किए गए हैं दोस्तों। तो हमको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां भूकंप मापी स्टेशन जो है स्थापित नहीं है। तो दोस्तों हम पहला ऑप्शन देखते हैं देहरादून, यहाँ पर जो है दोस्तों भूकंप मापी स्टेशन स्थापित है। फिर टिहरी में भी जो है दोस्तों भूकंप मापी स्टेशन जो है स्थापित है। और गरुड़ गंगा चमोली में भी जो है दोस्तों भूकंप मापी स्टेशन जो है स्थापित है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि धारचूला पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों भूकंप मापने की तीव्रता यानी कि जो भूकंप की तीव्रता मापने के भूकंप मापी स्टेशन होते हैं वह धारचूला पिथौरागढ़ में स्थापित नहीं है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, बद्रीनाथ में किस वर्ष 9 पॉइंट रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। तो दोस्तों बद्रीनाथ में किस वर्ष जो है दोस्तों 9.0 रिएक्टर स्केल का जो है भूकंप आया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 1 सितंबर 1803। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि बद्रीनाथ में 9 पॉइंट रिएक्टर स्केल का भूकंप जो आया था वह 1 सितंबर 1803 को आया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा किस वर्ष घटित हुई दोस्तों। जो राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है दोस्तों वह किस वर्ष घटित हुई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 से 17 जून 2013। 16 से 17 जून 2013 को जो है दोस्तों राज्य में हुए लगातार वृष्टि व बादल फटने के परिणाम स्वरूप भूस्खलन व नदियों जैसे कि सरस्वती गंगा, मधुगंगा, दूध गंगा, मंदाकिनी नदी, काली, अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा आदि नदियां जो है तीव्र उफान के कारण जो है रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों व्यापक जनधन की हानि हुई। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा जो है 16-17 जून 2013 को कहाँ पर घटित हुई दोस्तों। तो केदारनाथ में जो है जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है दोस्तों, जो हमारा चोरावाड़ी ग्लेशियर है जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, हमारी चोरावाड़ी ग्लेशियर है जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, जहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी दोस्तों। इस चोरावाड़ी ग्लेशियर में जो है ग्लेशियर का जो गांधी सरोवर है दोस्तों
उसमें चोरावाड़ी ग्लेशियर का जो है एक टुकड़ा जो है टूटकर जो है उसके अंदर गिर जाता है, जिससे चोरावाड़ी जो ताल है, जो गांधी सरोवर है, उसका जल स्तर बढ़ जाता है और वह टूट जाता है, जिसके कारण 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा वह आती है दोस्तों। और इसमें जो है 24 बड़ी विद्युत परियोजनाओं और 5 छोटी परियोजनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांव प्रभावित होते हैं, जिनमें से सैकड़ों गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे दोस्तों। सड़कों के टूटने व कई पुलों के बह जाने से निवासियों के अलावा लाखों तीर्थ यात्री व पर्यटक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब आदि स्थल मार्ग में फंस गए थे दोस्तों। और भोजन, पानी व उपचार की तलाश में इधर उधर जो है यह यात्री और स्थानीय लोग भटक रहे थे दोस्तों। और इस आपदा में जो है 3886 दोस्तों, कितने हैं 3886 लोग या तो मारे गए थे या लापता हो गए थे। और इस आपदा के कारण जो है 16-17 जून 2013 की आपदा के कारण 644 शव जो हैं दोस्तों, 644 शव अथवा नरकंकाल बरामद हुए थे। और 3242 दोस्तों, 3242 लोगों का जो है आज तक कोई अता न पता लग पाया है दोस्तों। और लोगों को मृत मानकर उनके परिजनों को जो है दोस्तों मुआवजा दे दिया गया था। और 18 जुलाई 2013 को दोस्तों, 18 जुलाई 2013 को जो है राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ दोस्तों, कितने 13,000 करोड़ रुपए की क्षति जो है राज्य को हुई थी। और सर्वाधिक क्षति जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग को हुई थी। और इस आपदा से जो है दोस्तों केदारनाथ मंदिर को बहुत भारी मात्रा में जो है क्षति पहुंची थी। तो यह कुछ राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा के विषय में जानकारी थी दोस्तों। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी दे रखे हैं। 2013 में हुई प्राकृतिक आपदा का प्रभाव राज्य के कितने जनपदों पर पड़ा, तो 6 जनपदों पर पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आपदा में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की क्षति हुई, तो 13,000 करोड़ रुपए की। राज्य सरकार द्वारा आपदा के आंकड़े जारी किए गए 18 जुलाई 2013 को। और 2013 में हुई आपदा को सर्वाधिक क्षति किस जनपद हुई, तो रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों, क्योंकि गांधी सरोवर में चोरावाड़ी ग्लेशियर का हिमखंड टूटने से जो है वह गांधी सरोवर टूट जाता है, जिससे मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी का जो है जल प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाता है दोस्तों, जिससे इस आपदा के बाद जो मंदाकिनी नदी की जो लंबाई थी वह 105 किलोमीटर थी, वो बढ़कर इस आपदा के बाद 110 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी है, जैसे कंपेनियन ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, सुमेरु पर्वत भी रुद्रप्रयाग में है, मेरू सुमेरु। चोरावाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। मंदाकिनी नदी की वर्तमान में लंबाई जो है 110 किलोमीटर है। और 2013 आपदा से पूर्व जो है कितनी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 105 किलोमीटर। राहत कार्य प्रारंभ हुआ 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक। और राहत अभियान का नाम था दोस्तों ऑपरेशन सूर्य होप, चलाया गया इंडियन आर्मी द्वारा, यानी कि भारतीय सेना द्वारा जो है ऑपरेशन सूर्य होप इस 16-17 जून 2013 की आपदा में चलाया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2013 की आपदा में राहत अभियान के दौरान 25 जून को किस स्थान पर सेना का MI-17B, तो दोस्तों किस स्थान पर जो है सेना का MI-17B हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। तो दोस्तों 16-17 जून 2013 की आपदा में जो है जो सेना का हेलीकॉप्टर था दोस्तों MI-17B, तो दोस्तों वह किस स्थान पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें जो है हमारे 20 जवान जो है दोस्तों शहीद हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गौरीकुंड। गौरीकुंड में दोस्तों 2013 की आपदा के राहत अभियान के दौरान जो है 25 जून को जो है सेना का हेलीकॉप्टर MI-17B जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था गौरीकुंड में, जिसमें जो है हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ की पूजा अर्चना कब तक बाधित रही थी दोस्तों, तो 86 दिनों तक, 86 डेज, 86 दिनों तक जो है दोस्तों केदारनाथ मंदिर में जो है 2013 की आपदा के बाद पूजा अर्चना बाधित रही थी। और गंगोत्री और यमुनोत्री के केवल मार्ग बंद रहे क्रमशः 98 और 103 दिनों तक। जो गंगोत्री है और यमुनोत्री है वहाँ के जो मार्ग हैं वह बंद रहे थे कितने दिनों तक, तो गंगोत्री के 98 डेज तक और यमुनोत्री के 103
दिन तक जो है मार्ग बंद रहे थे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में 1981 से 2011 के दौरान कितने प्रतिशत प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं दोस्तों? तो राज्य में जो है 1981 से 2011 के दौरान जो है दोस्तों कितने प्रतिशत जो है प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.85% दोस्तों। 5.85% जो है 1981 से 2011 के दौरान जो है राज्य के प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि राज्य के हिमालय क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण कार्यों से वनों का निरंतर ह्रास हो गया था, जिससे 1981 और 2011 के मध्य की बेला में जो है दोस्तों राज्य के 5.85% जो है प्राकृतिक वन नष्ट हो गए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में किस देश के मॉडल को अपनाया गया है? तो दोस्तों राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने किस देश के मॉडल को अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाया है दोस्तों। तो राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस देश के मॉडल को अपनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के मॉडल को जो है अपनाया गया है दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी भी है दोस्तों। जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म डांडी काठी की गोद मां का प्रदर्शन कराया जा रहा है दोस्तों, और आपदा प्रबंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी कराया जा रहा है, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। और आपदा प्रबंधन को सम्मिलित कर पढ़ाया जा रहा है कि 6 से 10 तक, जो कि 6 से 10 तक की क्लासेस है दोस्तों, उसमें आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। और आपदा से संबंधित राज्य स्तरीय आपातकालीन नंबर 1070 है तथा आपदा से संबंधित जनपद स्तरीय आपातकालीन नंबर 1077 है दोस्तों। और संचार प्रयोजन के आधार पर एक रडार की भी स्थापना की गई है लालटेपा मसूरी में। और जिला अधिकारियों को कितने रुपए की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए उपलब्ध कराई गई है? तो 50 लाख की धनराशि जो है जिला अधिकारी अपने स्तर से जो है आपदा प्रबंधन कोष में उपलब्ध करा सकता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में SDRF का गठन किया गया। तो दोस्तों राज्य में स्टेट डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, दोस्तों क्या स्टेट डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का गठन जो है कब किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जुलाई 2013 को। 21 जुलाई 2013 को जो है राज्य में SDRF का गठन किया गया दोस्तों। NDRF की तर्ज पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है राहत बचाव कार्य करती है NDRF, उसकी तर्ज पर जो है SDRF का गठन किया गया। लेकिन जो है यह स्थापना जो है थोड़ी विवादित भी लगती है कि 21 जुलाई 2013 को SDRF का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों एक डेट आती है 9 अक्टूबर 2013। 9 अक्टूबर 2013 को जो है, अगर सही रूप से माने तो 9 अक्टूबर 2013 को जो है SDRF का गठन किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस वर्ष नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी? तो दोस्तों राज्य सरकार ने किस वर्ष नदी के तटों के 200 मीटर आसपास तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2013 से। 1 जुलाई 2013 से जो है दोस्तों आपदा के दौरान नदी तटों पर बसे नगरों व गाँवों को ज़्यादा क्षति हुई थी, और अतः इससे सबक लेते हुए जो है 1 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर जो है दोस्तों रोक लगा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत, जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना है उसके तहत जुलाई 2013 में कितने सदस्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया दोस्तों? जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना है दोस्तों, उसके तहत जुलाई 2013 में कितने सदस्य आपदा प्रबंधन समिति गठित की गई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, क्योंकि राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना SDMP दोस्तों का गठन किया गया। और जुलाई 2013 में, कब दोस्तों? जुलाई 2013 में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का जो है गठन किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राज्य में दून कहा जाता है। तो दोस्तों राज्य में दून किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संकरी घाटियों को। राज्य में संकरी घाटियों को जो है दोस्तों दून कहा जाता है। यानी कि जो दोस्तों वह घाटियाँ जो चारों तरफ से जो है दोस्तों पहाड़ों से घिरी रहती है और बीच में जो संकरी घाटियाँ होती है उन्हें दून क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दून घाटी किस जनपद में स्थित है? हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दून घाटी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून जनपद में जो है दून घाटी स्थित है। और दोस्तों 24 से 32 किलोमीटर चौड़े, कितने? 24 से 32 किलोमीटर चौड़े और 300 से 750 मीटर ऊंचे चौरस एवं क्षैतिज घाटियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? देहरादून कहा जाता है, जो कि राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है और दून घाटी भी देहरादून में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? जो दोस्तों उत्तराखंड का भावरपेटी क्षेत्र है वहां पर निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। उत्तराखंड के भावरपेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं दोस्तों पाई जाती हैं। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस जनपद का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसका अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। हरिद्वार जनपद का जो है दोस्तों अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार से ही जो है गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो दोस्तों राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं जो स्थित हैं वह हल्द्वानी में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है वह कहां पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहत एवं मध्य हिमालय के बीच। जो बृहत एवं मध्य हिमालय है उसके बीच जो है दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है दोस्तों, जो कि चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबगोटी तथा गंगा घाटी से गुजरती है और कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए जो है दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा नेपाल की ओर चली जाती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार जो है यह रेखा कहाँ पर दोस्तों? टिहरी बांध, किसमें? टिहरी बांध दोस्तों, क्या? टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है। और इसी तर्क को लेकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध का विरोध करते रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारे 4 ऑप्शन हैं और इसमें से हमको उस ऑप्शन का, उस कथन का चयन करना है जो सत्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भागीरथी पर्वत वह कहाँ है? उत्तरकाशी में। यह है ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल दोस्तों, भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नीलकंठ पर्वत, जो नीलकंठ पर्वत है वह चमोली में स्थित है दोस्तों, तो यह भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी नंदाखाट पर्वत, नंदाखाट पर्वत पिथौरागढ़, दोस्तों यह ऑप्शन गलत है, नंदाखाट पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या? गंधमादन पर्वत दोस्तों। गंधमादन पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गंधमादन पर्वत तो चमोली जनपद में जो है दोस्तों गंधमादन पर्वत स्थित है। अब बात करें नंदाखाट पर्वत की, जो नंदाखाट पर्वत है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों नंदाखाट पर्वत जो है यह चमोली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? नंदाखाट पर्वत जो है चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही सुमेलित नहीं था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 1972 में हिमालय राज्य नहीं बना?
तो दोस्तों वह कौन सा राज्य था जो 1972 में जो है दोस्तों 1972 में हिमालय राज्य नहीं बना था दोस्तों। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं कि वह कौन सा राज्य था जो 1972 में हिमालय राज्य नहीं बना था दोस्तों। तो 1969 में कौन से बने थे हमारे, 1969 में गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर कौन से बने थे दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर बना था हमारा, और असम बना था, और एक नागालैंड बना था दोस्तों। 1971 में हमारा कौन सा बना था, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। और दोस्तों 1972 में जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है हिमालय राज्य बने थे। और जो है दोस्तों मिजोरम जो है दोस्तों, कौन, मिजोरम जो है 1986 में, कब, मिजोरम 1986 में जो है हिमालय राज्य बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के 1972 में जो हिमालय राज्य नहीं बना वह मिजोरम नहीं बना, क्योंकि यह 1986 में बना था, और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है 1972 में हिमालय राज्य बने थे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेगता जोन में आता है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित जोन में आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य हिमाचल क्षेत्र। जो मध्य हिमालय क्षेत्र है दोस्तों वह भूस्खलन के मामलों में अत्यधिक सुभेगता जोन में आता है, क्योंकि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि इसी क्षेत्र के जिले हैं दोस्तों, और यह जो है भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आज की क्लास का अगला और अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। जो लघु हिमालय है दोस्तों वह किसके मध्य में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। जो लघु हिमालय है वह शिवालिक और किसके, शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य में जो है यह पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे, और हम अपनी ओर से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए चूज कर लाते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मेहनत करिए, अपने एग्जाम्स पर और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।